प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए, मैं पहुंच गया क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1, इसके पहले हमने चैप्टर 3 में देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले चैप्टर 2 में देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग एक तरह का है, कुछ उसमें अंतर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के पहले आइए थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर आपको ध्यान है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c रियल नंबर। ठीक है, वेयर a b c रियल नंबर थे, रियल नंबर होते हैं, और जिसके वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। ये आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में पढ़ा। क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वेयर a b c रियल नंबर है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना, 0 भी रियल नंबर है। तो a b c रियल नंबर होंगे, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पावर ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम इक्वल टू 0 लिख दें, क्या लिख दें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को इक्वल टू 0 लिख दें तो वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रख दें तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b एंड c रियल नंबर बट a इज नॉट इक्वल टू 0। सारी वही बात। ठीक है, और वेरिएबल की पावर भी वही। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, सिर्फ हम r इक्वल 0 रख देते हैं। आप ये भी जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जिस प्रकार से शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं, उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में 2 जीरोज होते हैं, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं। ठीक, तो अब इसका नेचर क्या है ये सब आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में सिर्फ अंतर इतना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 रख दें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एनी स्टैंडर्ड फॉर्म माने इसी रूप के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ओके,
अब मेरे भाई इतना ही। अब आप जानते हैं कि इक्वेशन के दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS RHS, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, यहाँ पर एक ऐसी विशेष स्थिति होती है जो जीरो बन जाती है, यानी x की एक वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना देगी, ये जीरो हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन जो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप समझ गए स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। ax² + bx + c = 0। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि चेक करें क्या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट कहता है x + 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 × x - 3, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये बताना है। तो जाहिर सी बात है x + 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में है तो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। आइए देखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगा दें, ठीक है। तो a², और चाहे आप जिस तरह से कर ले, चाहे फार्मूला लगा दे, चाहे सीधे x + 1 × x+ कर दे। तो a² + 2ab + b² = मैंने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, a², x a के स्थान पर है, a² + 2 a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1 + b², यानी ये बात समझ में आती होगी, = 2 × है तो ये 2x - 2 3 = 6 हो गया, ओके। तो ये हो गया x² + 2x + 1, 2x 1 मल्टीप्लाई है तो 2x हो गया, 1² 1 हो गया, और ये -2x + 6 = 0, ओके। तो ये x 2x पॉजिटिव है, 2x नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा, x² 1 + 6 तो हो गया 7 = 0, ठीक है। x² + 7 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इस फॉर्म में है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे x² + 0 × x + 7 = 0। x² + 7 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो इस तरह से, चूंकि यहाँ b वाला टर्म नहीं है, b 0 है तो 0 × x, इसको हम 0 ही मानेंगे। बट इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा, हियर a = 1, b = 0 and c = 7। x² अकेला है, a is not equal to 0 होना चाहिए, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो यहाँ a क्या है, 1 है, b क्या है, 0 है, c क्या है, 7 है, = 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिर्फ उसमें उत्तर देना है यस, यस दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कैसे हल करके हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन है, आप आगे देखेंगे।
तो सारे सरल क्वेश्चन है, आप किसी को भी करके देख सकते हैं। इसमें एक दो और आपको समझा देते हैं, यद्यपि आप समझते होंगे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, थर्ड वाला समझा देता हूं। ये थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का क्या, थर्ड, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। इसको देखें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैंने कहा जो सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस x का इस दोनों में, इस माइनस टू हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू x इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। मल्टीप्लाई आप समझते होंगे, थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का वन में एक्स, माइनस टू का एक्स में माइनस टू एक्स, माइनस टू का प्लस वन में माइनस टू इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। ओके, अब देख लें, एक्स स्क्वायर कट गया, यही पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही इसमें नहीं है, कैंसिल हो गया। ये इक्वल के इधर है, पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं गया, यहाँ a इक्वल टू 0 हो गया। कैसे, आप देख लें, वेरिएबल एक तरफ कर लें, नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो ये x है माइनस टू एक्स है, तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस टू, थ्री एक्स में x गया, टू एक्स आया, टू एक्स इधर आया तो माइनस टू एक्स हो गया, ये माइनस थ्री इधर आया तो क्या हो गया, प्लस थ्री हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये माइनस थ्री एक्स, थ्री में टू गया, प्लस वन इक्वल टू 0। हियर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 0x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? तो जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म बचा ही नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि कहा गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से आप इसको करिएगा। आइए चलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में, जहां अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है आप इसको कर सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो जैसे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में ये 7 और 8 नंबर दिया गया है, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? तो इसको करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, ठीक, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन दी गई हैं क्वेश्चन में, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है ना?
क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज, क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plant. ठीक है, the area of a rectangular plot is 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन की सिचुएशन कंडीशन इस तरह से है, एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, इसकी एरिया। और कहता है इसका लेंथ इसके ब्रीथ से, ब्रीथ अगर हम यक्स मान लें तो इसका लेंथ इसके ब्रीथ से 1 more than twice its breadth, इसके ब्रीथ के ट्वाइस से एक अधिक है। इसका ब्रीथ है x, तो लेंथ कितना है, ब्रीथ के ट्वाइस से एक अधिक है, ये हो गया मीटर, x मीटर इसका ब्रीथ बन गया। क्वेश्चन कहता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, इसकी ब्रीथ माने चौड़ाई, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के ट्वाइस से एक अधिक है। कैसे लिखेंगे इन वर्ड्स में, आइए देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सपोज the breadth of the rectangular plot is x मीटर। ब्रीथ हमने इसकी x मीटर मान ली, इसीलिए मैंने चित्र बना दिया जिसको आपको समझ में आ। द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इसका कितना हो गया भाई, लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ के ट्वाइस से एक अधिक, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 1 more than twice its breadth, इसके ब्रीथ से के ट्वाइस से एक अधिक है, तो ये इसका हो गया लेंथ, ठीक है। नाउ वी नो दैट, क्या वी नो दैट भाई, वी नो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ क्या है भाई, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ है 2x + 1, लेंथ इनटू ब्रीथ क्या है x, इजकल टू क्या दिया है मेरे भाई, एरिया 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आपका कहता है कि दिए गए सिचुएशन को आप रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में तो प्लस x इजकल टू 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इजकल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये जो सिचुएशन दी गई थी उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ a2 है
B1 है, C माइनस 528। बात समझ में आई। आगे फिर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। आगे फिर जब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना समझाएंगे, तब आप इसको सॉल्व करिएगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है कि रिप्रेजेंट करिए इसको किसके रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे परीक्षा में आपको कि लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करिए, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, लेकिन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है 2x+1, ब्रीथ क्या है x है मेरे भाई। तो आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भला। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इसको मिटा दूं प्लीज, आप वीडियो रोक कर लिखिएगा, इसको मिटा देता हूं। consecutive पॉजिटिव इंटीजर, लगातार पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जो है कहीं से भी लिखिए, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है भाई, 1 2 3 4 5, इनमें क्या खासियत, हर अगला पिछले से एक अधिक, ठीक है। 1 से 2 एक अधिक है, 2 से 3 एक अधिक है, 3 से 4 एक अधिक है। ये इसमें क्वालिटी है, विशेषता है। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लगातार, कंटिन्यू, ओके। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। सपोज 2 consecutive positive integers are x and x+1। हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर में क्या खासियत है, क्या विशेषता, हर अगला पिछले से एक अधिक है। पहला हमने x मान लिया, चूंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, 2 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटीजर की बात हो रही, तो पहले को हमने x मान लिया, तो अगला वाला x से एक अधिक, क्योंकि अगर पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 3 है, तो 2 से ये 3 एक अधिक है, तो अगर इसको हम x मान लिए तो 2 x से एक अधिक 2 + 1 यानी 3। बात समझ में आई। तो लेट सपोज 2 consecutive positive integers are x and x+1, so according to question, product of 2 consecutive positive integers, तो x into x+1 is equal to 306, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो x का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, x² + x, ये आया तो इधर निगेटिव में हो गया, ये आपका बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + x - 306 is equal to 0, राइट। तो ये मैं पुनः कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलकर इसको सॉल्व करेंगे कब, अब जब आपको हम बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और फिर आगे चलकर फार्मूला मेथड भी है, ओके।
वैसे आप इसको कर सकते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे टू टर्म में स्प्लिट करके, चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आपको बताया गया। बट यहाँ क्वेश्चन मात्र ये कहता है कि इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आइए देखते हैं। थर्ड, यहाँ पर आपको क्या सीखना है, किस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, किसका, सेकंड का 3 क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years 3 year from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो सपोज इसको कैसे करें, प्रश्न क्या कहता है भाई, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, 3 साल बाद क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्वेश्चन इतना कहता है रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, बड़ी है। 3 साल बाद, 3 इयर्स आफ्टर, 3 साल बाद रोहन की एज और रोहन की माँ की एज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, नहीं 360 हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे भाई इक्वेशन के फॉर्म में, राइट। तो आइए देखते हैं, सपोज रोहन्स present is are equal x years. His mother present is are equal x plus 26 years. ओके, रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। प्रेजेंट एज रोहन की x है, उसकी माँ की x प्लस 26 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। ओके, 3 years आफ्टर, 3 साल बाद, ठीक है, रोहन्स एज आर इक्वल x प्लस 3 ईयर्स। 3 साल बाद रोहन की ये एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी, है ना। और 3 साल बाद 3 ईयर्स आफ्टर हिज मदर इज आर इक्वल x प्लस 26, ये प्रेजेंट एज है। अब 3 साल बाद प्लस 3 ईयर्स, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स हो गया ना। 26 में 3 जुड़ गया, 29, x प्लस 29 ईयर्स, 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल बाद। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद जो रोहन की एज है और उसकी जो मदर की एज है, इनका प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इतनी सी बात है भाई। ये जो एज वाले क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि
अगर बाद में कहता है तो प्लस होगा प्रेजेंटेज में, एगो पूर्व कहता है तो माइनस होगा प्रेजेंटेज में। बस इतनी सी बात है। इसको कैलकुलेट कर ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x का इन दोनों में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3 का x में तो प्लस 3x, फिर 3 का 29 में तो 3 9 जा 27 का 7, 3 2 जा 6 to 8 इजकल टू 360। ओके, कैलकुलेट कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों पॉजिटिव हैं एक्स के टर्म, तो 29 3 32 32x प्लस 87 माइनस 360, क्यों हुआ भाई माइनस, ये पॉजिटिव था इक्वल के इधर आया तो निगेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3x, 29x प्लस 3x तो 32x हो गया, प्लस 87 था, ये इक्वल के इधर आया, ट्रांसपोज हुआ तो 360 इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 पॉजिटिव छोटा है निगेटिव बड़ा है तो साइन यहाँ निगेटिव आएगा, है ना। सब्सट्रैक्ट 360 में 87 होगा, घटेगा यही, तो 10 में 7 गए 3, ये 5 हो गया, इससे लिया 15 में 8 गए 7, ये हो गया 2 इजकल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस इतना सा लिख देना। क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझ लेना है, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को समझना है, उसमें यही इम्पोर्टेंट है। हमने पहले उस क्वेश्चन को समझ जाए, क्वेश्चन में कहता क्या, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा सा कहता है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी माँ की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज, सपोज रोहन्स प्रेजेंट एज आर इक्वल x ईयर, हिज मदर्स प्रेजेंट एज आर इक्वल x प्लस 26। क्यों x प्लस 26, रोहन से 26 ईयर ओल्ड है ना, तो ये प्रेजेंट एज रोहन की, ये प्रेजेंट एज उसकी माँ की। अब इसमें 3 साल बाद, तो इसमें भी 3 जुड़ गया तो 3 इयर्स आफ्टर। ठीक है, रोहन से एज x प्लस 3 और उसकी माँ की एज 3 साल बाद x प्लस 26, ये क्या थी, प्रेजेंट थी भाई, इसमें 3 जोड़ दिया, 3 साल बाद कह रहा है तो x प्लस 29 हो, इसका प्रोडक्ट 360, ऐसा लिख दिया, कैलकुलेट कर दिया, बन गया क्या, बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक और बचा है, उसको कर लेते हैं। प्लीज इसको रोक के लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ी जल्दी इसको आगे फिर समझाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, कई बार मैंने आपसे कहा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। लो दूसरी तरह आ गया, पढ़िएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा साथ में। ए ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए क्वेश्चन, देखिए, एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में तय करती है। ओरली पहले क्वेश्चन को समझ लें, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो एक सामान्य गति में चल के तय करती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड एक सामान्य गति, अगर उस स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में कमी कर दी जाए,
ठीक है, उसकी स्पीड जितनी भी हो पर किलोमीटर, जिस स्पीड से वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, उसकी स्पीड में अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे और ज्यादा लेगी। स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट नहीं इनवर्स। ठीक है, अब आप समझ गए क्या? एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चलकर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दिया जाए तो उसी डिस्टेंस, उसी मतलब 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटा ज्यादा लेगी। क्यों लेगी? स्पीड कम कर दी गई ना। तो आइए इसको, इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, सपोज यूनिफॉर्म स्पीड of the train are equal x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन covered 480 किलोमीटर डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वह ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया गया 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, वो टाइम क्या हो गया? अगर हम t1 कहें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है मेरे भाई? ये तो आप फार्मूला जानते हो, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लेगी? 480 अपॉन x आवर्स। ध्यान दीजिएगा, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कितना आवर्स लेगी? 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, ये टाइम है भाई, टाइम, ये टाइम है, आवर्स। ठीक, इफ द स्पीड of the train less 8 kilometer per hour, then new speed of the train, न्यू स्पीड क्या हो गई? इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, 8 किलोमीटर पर आवर उस स्पीड को हमने कम कर दिया तो जो नई स्पीड होगी वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। राइट, अब इस स्पीड से चलकर उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो कितने टाइम लेगी? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2, दूसरा जो टाइम है वो t2 हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। आवर्स, ये बात समझ में आई मेरे भाई? इसको यही समझना है, बाकी क्वेश्चन तो फिर आप कर ही लेंगे। ठीक है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो नई स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर थी, चूंकि क्वेश्चन कहता है 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाएगी तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटा ज्यादा लेगी, लेकिन वो समय कितने लेगी?
T2 is equal to time is equal to distance upon speed, तो 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, सो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिएगा यहाँ समझिएगा मेन मुद्दा है। इस प्रकार के क्वेश्चन तरह तरह के फिर आप बना सकते हैं अगर इस फंडे को समझ गए भाई। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ध्यान ये देना है ये टाइम कैसा था जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, ये टाइम कैसा है जब ट्रेन की स्पीड कम है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन कहता है कि ये टाइम इस टाइम से 3 घंटे कम है, ये ज्यादा टाइम है भाई, आवर्स लिखा है, क्यों ज्यादा टाइम है, स्पीड कम इसलिए टाइम ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन को मेरे भाई 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x, 480 अपॉन x माइनस 8, बीच में लिखा है इक्वल, नहीं भाई ये इक्वल अभी गलत लिखा है क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम से 3 कम है, बात समझ में आ रही, ये टाइम ये स्पीड कम है ये तो ये टाइम ज्यादा है, तो ये ज्यादा टाइम है ये कम टाइम है तो इक्वल कैसे, ये गड़बड़ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये जो टाइम है ये इस टाइम से 3 ज्यादा है, तो या तो इसमें 3 घटा दें या तो इसमें 3 जोड़ दें, बात बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें +3 कर दिया, ये +3 कर दिया, अब ये इक्वल का साइन सही, अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, 480 अपॉन x प्लस 3 इजकल टू 480 अपॉन x माइनस 8, ये बात समझ में आई, आनी ही चाहिए क्योंकि ये टाइम कम है ये टाइम ज्यादा है, दोनों टाइम ही आवर्स लिखा है भाई, ये टाइम कितना ज्यादा है 3 घंटे इस टाइम से, इसलिए इस टाइम पर हमने 3 घंटे जोड़ दिया। अब सुविधा ये होगी कि इसको हम ट्रांसपोज करके उधर कर दें, कैसे लिख दें, हम लिख दें यहां समझिएगा, नीचे लिख देते हैं फिर मिटा देंगे, हम लिख दें 480 अपॉन x माइनस 8, ये पूरा टर्म उधर गया तो माइनस 480 अपॉन x इजकल टू 3, हमने इसको उधर कर दिया तो ये माइनस में हो गया, फिर इधर कर लिए तो समझ में आ गया होगा, 3 को हमने इधर ही रहने दिया। अब इसको आप इतना वीडियो रोक कर लिखिएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इजकल टू 3, इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, इसका डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो होगा ये इनटू x, एलसीएम ले लिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, x भर बचेगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई तो 400 इंटू x, ये समझ में आया कि नहीं। अब ये फ्रैक्शन तो आना ही होगा, माइनस ये इसको इससे डिवाइड करेंगे x से, x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 का 480 में मल्टीप्लाई x माइनस 8 इजकल टू 3। ठीक है, कैलकुलेट कर लो भाई, 480 x माइनस, अब इस माइनस का 480 का x में मल्टीप्लाई तो 480 x माइनस माइनस का प्लस, 8 शून्य 8 64,
8 चौक 32, 6 38 बटे अपॉन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू 3। समझ आ रहा है बंधु? -480 का एक्स में मल्टीप्लाई करें, ये आया -480 का -8 में, तो ये आया माइनस माइनस का प्लस होता है। ओके, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 6 38। ये भाई कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो, तो बचा क्या 38 40 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू 3, 3 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3 का इसमें कर दो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 24x इजकल टू 1 का इसमें करेंगे 38 40 आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इजकल टू 0। 3 1 जा 3 2 जा 6, ये 3 से तीनों कटेंगे, 3 हम कॉमन ले लें तो और छोटा रूप हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 इंटू 3 कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24, 3 माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 8 24 0 इजकल टू 0। अब ये 3 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा नीचे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजकल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ के कंडीशन का सिचुएशन का। ठीक है, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन में यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक टर्म में कैसा लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। 4.1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। प्लीज़ आपको कैसा लगा मेरे यह पढ़ाने का तरीका, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।